नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। आज के सेशन में हम लोग पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। भाग 5 राष्ट्रपति से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास को हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और राष्ट्रपति वाले चैप्टर से आज के सेशन में हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार आप सभी लोग अपने स्तर पर शेयर कर दें, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग भी जुड़ जाएं और मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग शेयर कर दोगे तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न राष्ट्रपति वाले चैप्टर से, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न की बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन वाला सेशन होने वाला है। तो पहला ही प्रश्न आपसे है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के जो है सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? आंसर क्या कर दोगे? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, अनुच्छेद 86 ये प्रावधान करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 86 ये प्रावधान करता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद क्या कह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 86 क्या कह रहा है, तो अनुच्छेद 86 कह रहा है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में अभिभाषण देने तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार होता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 86 के तहत। वहीं अगर हम लोग अनुच्छेद 88 की बात करें, अनुच्छेद 88 क्या कहता है? अनुच्छेद 88 प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार, महान्यायवादी के संदर्भ में यह बात कही जा रही है। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी जो होता है, अटॉर्नी जनरल जो होता है, उसे अधिकार होता है कि वो संसद के दोनों सदनों में क्या कर सकता है? भाग ले सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये बात कहाँ पर? अनुच्छेद 88 में कही गई है। तो अनुच्छेद 88 तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 88 अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुच्छेद 88 तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल से है, और ये इस अनुच्छेद में बताया गया है कि जो महान्यायवादी होता है वो संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल? अच्छा देखो, अगर आपसे फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें, वित्तीय आपातकाल की बात करें, तो वित्तीय आपातकाल हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, कहाँ से? वित्तीय आपातकाल हमने अमेरिका से लिया। याद रखेंगे, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने कहाँ से? वित्तीय आपातकाल से लिया है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि आपात उपबंधों का उल्लेख किस भाग में किया गया, अगर आपसे पूछ ले आपात उपबंधों का उल्लेख किस भाग में किया गया, आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे भाग 18 में। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो भाग 18 में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपात उपबंधों का उल्लेख किया गया, और वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे तो हमने अमेरिका से ली है। और वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? तो आंसर कर दोगे 360 में। और अच्छी बात यह है कि आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा। तो अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, आज तक वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो मुख्य जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आप आंसर कर दोगे राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करेंगे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। ठीक है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो इनकी आपसे नियुक्ति आपसे पूछे, ठीक है, क्या कर ले, इनकी आपसे नियुक्ति पूछे या फिर इनका शपथ पूछे। ठीक है, इनका क्या कर ले, शपथ पूछे, या फिर इनका त्यागपत्र पूछे, ये सारे काम कौन करेगा? तो ये सारे के सारे काम राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, कौन करेंगे? तो ये सारे के सारे काम राष्ट्रपति महोदय करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र, सारे काम क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज आपको याद रखना है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले समाप्त हो तब तक ये अपने पद पर बना रहेगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष तक मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट कि अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। तो अभी जल्दी से बताइएगा मुझे, अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? जरा जल्दी से कमेंट करके बताओ, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये जल्दी से बताइए मुझे, इस प्रश्न का आंसर कीजिए। अगर हम लोग
निर्वाचन आयोग की बात करेंगे, चुनाव आयोग की बात करेंगे, तो चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग जो है इसका उल्लेख भाग 15 में किया गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 324 से 329 तक। जितनी चीजों को अंडरलाइन करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, सर्कल में करता चलता हूँ, उनको विशेष रूप से आप ध्यान रखा करिए। तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक। ठीक है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई है? 25 जनवरी को हुई है, याद रखेंगे। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है, और इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या करते हैं? इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है। अगर आपसे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा जाए कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आप आंसर करोगे सुकुमार सेन। ठीक है, कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वहीं अगर हम लोग बात करें वी.एस. रामादेवी की, अगर हम लोग बात करें वी.एस. रामादेवी की, अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली महिला। ठीक है, तो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो वी.एस. रामादेवी। ठीक है, कौन हो जाएंगी? तो वी.एस. रामादेवी। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? बताइएगा क्या आ जाएगा। तो कौन सा अनुच्छेद है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? सी आंसर कर दोगे, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, किसमें? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, अनुच्छेद क्या हो रहा है? तो अनुच्छेद आपको 53 कह रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 53 बता रहा है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो क्या हो जाएगा? तो वो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, किसमें? राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या, ठीक है, आप सी आंसर कर दिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और इसमें शामिल होते, बताएगा तो क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, अच्छा सबसे पहले तो ये कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है ये किस अनुच्छेद में है? तो क्या आंसर करोगे? तो अनुच्छेद 54 में। ठीक है, कहाँ पर? तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहाँ पर है? अनुच्छेद 54 में है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल मतलब कि चुनाव में कौन कौन शामिल होता है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पहले कह रहा है संसद के दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ये बात तो एकदम बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा आपसे क्या कह रहा है? दूसरा आपसे कह रहा है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य की विधानसभा होती है उनके निर्वाचित सदस्य, तो ये भी एकदम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या आप आंसर कर दोगे 1 और 2, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों दोनों सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है, तो देखिए अगर हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव में जो संसद है, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ हम लोग याद रखेंगे जो राज्य की विधानसभा है तो उनके निर्वाचित सदस्य, और आपको याद रखना है जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो ये तीनों जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अब जरा मुझे कमेंट करके बताओ, कमेंट करके आप लोग बताओ कि किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं? कौन सा संशोधन है? किस संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं? बताओ फटाफट कौन सा संशोधन होगा? क्या आंसर करोगे? कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या आप लोग आंसर कर दोगे डी, अनुच्छेद सी आ जाएगा 87 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 87 आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? डी आंसर कर दिएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 है, ठीक है, अनुच्छेद 87 संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा प्रत्येक सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों का अभिभाषण करते हैं, दोनों सदनों को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं, और संसद को उसके आह्वान का कारण बताया जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे? तो कारण बताएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 87 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना होता है तो आरोप किसके द्वारा? देखो राष्ट्रपति जो है, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम लोग इम्पीचमेंट या फिर कहोगे महाभियोग ला सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाएंगे, और महाभियोग जो है वो सिर्फ एक आधार पर लाया जाएगा। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग सिर्फ एक आधार पर लाया जाएगा, जब राष्ट्रपति क्या करेंगे? जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करेंगे या संविधान का उल्लंघन करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग सिर्फ एक आधार पर लाया जाएगा, और वो आधार क्या है? तो वो है संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन। तो कहाँ पर लगाया जाएगा जो ये महाभियोग प्रस्ताव है, ये कहाँ पर लाया जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, संसद के किसी भी सदन में हम ला सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में ला सकते हैं। बस आवश्यक ये है कि 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना होगा।
ठीक है, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना होगा कि हम आपके खिलाफ महाभियोग लाने वाले हैं। अगर आपसे बोले महाभियोग का जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में है, तो ये आपको अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 61 में। ठीक है, कहाँ पर, तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है और महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में ला सकते हैं। बस हमको 14 दिन पहले बताना होगा कि हम आपके खिलाफ महाभियोग लाने जा रहे हैं। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। आप लोग जितने लोग देखते हो ना, आप उतने लोग लाइक भी नहीं करते हो, तो कम से कम सेशन पसंद आया करे तो आप लोग लाइक जरूर किया करो, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोगों को कराता हूँ और ये जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो कम से कम लाइक कर दिया करो। जिस चीज में आप लोगों का कुछ नहीं आता उसको भी करने में आप लोग, ठीक है, आप लोगों को सोचना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन हो जाएगा, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, आप आंसर कर दोगे राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन होता है, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन हो जाता है, तो वो राष्ट्रपति आंसर कर दोगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शपथ, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रपति के शपथ से क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के शपथ से। तो बहुत ही आसान है, इसको याद करने का भी तरीका बहुत ही आसान है। राष्ट्रपति का शपथ अगर हम लोग बात करेंगे तो शपथ जो है, राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में, इसको याद करना बहुत ही आसान है। अगर हम लोग बात करेंगे तो आंसर कर दोगे 60 में। याद कैसे करोगे, देखो अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति को शपथ हम दिलाते हैं और राष्ट्रपति बनाते हैं। शपथ दिला करके क्या कर रहे हैं, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ दिला करके हम राष्ट्रपति बना रहे हैं और अनुच्छेद 61 में क्या कर रहे हैं, उसको महाभियोग लगा करके उसको वापस उतार ले रहे हैं। ठीक है, तो 60 61 याद रखिएगा। ठीक है, 60 में क्या कर रहे हैं, 60 में उसको शपथ दिला करके हम राष्ट्रपति बना रहे हैं और 61 में क्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ महाभियोग ला करके उसको फिर से वापस हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा एकदम साथ साथ। ठीक है, 60 में शपथ दिलाए और 61 में महाभियोग लगा करके उसको वापस हटा दिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही आसान सा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, सब प्रश्न मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में ये सब प्रश्न मैं आप लोगों को कई बार करा चुका हूँ। तो राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो आप आंसर कर दोगे 35 वर्ष। 3 लोग हैं भारत में, 3 लोग हैं जिनके लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए। ठीक है, कौन कौन है, तो एक तो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है। दूसरे अगर हम लोग बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति हैं। और तीसरे अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, तो गवर्नर है, राज्यपाल है। ठीक है, कौन है, तो राज्यपाल है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 3 लोग हैं जिनके लिए क्या होगा, जिनके लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, सी आंसर कर दोगे। ठीक, अच्छा अगर हम यहाँ पर अगर राष्ट्रपति की योग्यताओं की बात कर ले तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, तो एक तो ये होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो क्या आंसर कर दोगे। प्रश्न अभी हम लोगों ने किया था, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, आंसर कर दोगे आप राष्ट्रपति में। किस अनुच्छेद में हम लोगों ने पढ़ा था, तो अनुच्छेद 53 में पढ़ा था। ठीक है, अनुच्छेद 53 में मैंने आप लोगों को बताया था संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें, राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 52 भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 52 में क्या किया गया, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया और 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो दोनों अनुच्छेद आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं, अभी हम लोगों ने किया वही प्रश्न फिर से घुमा फिरा के आपसे पूछ रहा है, आप आंसर कर दोगे राष्ट्रपति को। ठीक है, किसमें निहित होंगी, तो राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा देखो, यहाँ पर एक और अनुच्छेद है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले संघीय कार्यपालिका किस भाग में और किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा जो संघीय कार्यपालिका है वो भाग 5 में है, अनुच्छेद 52 से 78 तक। ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे पूछ ले कि जो संघीय कार्यपालिका है, ठीक है, क्या है, तो संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे अनुच्छेद 52 से 78 में है। कहाँ पर, भाग 5 में। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण कौन देता है, तो आपसे कई बार ये मैं प्रश्न पूछ चुका हूँ कि गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर झंडा कौन फहराता है, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे राष्ट्रपति महोदय जो है। तो ये गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी को, ठीक है, लाल किले पर झंडा फहराते हैं और वहां से देश को संबोधित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में मैं ये प्रश्न या फिर ऑनलाइन में भी जब मैं कई बार ये प्रश्न पूछा था ना,
तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी है या फिर 15 अगस्त, कई बार वो कंफ्यूज हो जाते थे। ठीक है, ये भी कंफ्यूज हो जाते थे कि गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है और स्वतंत्रता दिवस पर कौन। याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न, किस ठीक है, निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का निषेधाधिकार है, या फिर इसी को कहेंगे पॉकेट वीटो। इसी को हम लोग और क्या कह सकते हैं, आपसे पूछ सकता है पॉकेट वीटो शक्ति। ठीक है, क्या कर सकता है, इसी को आपसे पूछ सकता है कि पॉकेट वीटो शक्ति किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति है या फिर निषेधाधिकार है। तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे अनुच्छेद 111 को। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जो है, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय, ये किसी विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पर आप देखिएगा, आपको चीजें क्लियर दिख रही होंगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 111 की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 111 में क्या है, तो अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को वीटो पावर, वीटो शक्ति या फिर निषेधाधिकार संबंधी 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। एक होता है पूर्ण वीटो, एक होता है निलंबनकारी वीटो और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। पूर्ण वीटो क्या होता है, पूर्ण वीटो अगर हम लोग बात करें कि विधेयक पर सहमति को रोकने की शक्ति को पूर्ण वीटो कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं राष्ट्रपति जो है, ठीक है, विधेयक पर अपनी असहमति जता दें कि भाई हम सहमत नहीं है। दूसरा क्या होता है, निलंबनकारी वीटो। क्या होता है, निलंबनकारी वीटो होता है कि संसद को विचार के साथ या बिना किसी विधेयक को वापस करने की शक्ति, कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति विधेयक को वापस लौटाती कि भैया वापस ले जाओ, हम पास नहीं करेंगे। और तीसरा होता है पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति क्या करें, ना तो स्वीकार करें ना तो अस्वीकार करें, उसको सुरक्षित अपने पास रख लें, वो पॉकेट वीटो कहलाता है। ये सब, ये जो राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति या निषेधाधिकार जो है, ये आपको किस अनुच्छेद में 111 में देखने को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपसे बनते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना। आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 123 है, डायरेक्ट कई बार ये प्रश्न पूछा गया, अनुच्छेद 123 जो है, ये अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। किसको देता है, तो राष्ट्रपति को। आपसे ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, तो आप आंसर क्या करोगे, आपको हो गया अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, या फिर आपसे कई बार पूछ लेता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, तो आप आंसर करोगे राष्ट्रपति। ठीक है, देखो अनुच्छेद 123 के तहत अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और 213 के तहत क्या होता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। ये दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे, और अनुच्छेद 213 के तहत क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 63 आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया। ठीक है, किसके, अनुच्छेद 63 भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 63 जो है, ये भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। ठीक है, क्या करता है, भारत में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। ठीक है, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपात उपबंधों की बात कर रही है। भारतीय जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उनको 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार होता है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन संख्या डी गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 358 के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा, तो ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन संख्या डी, तो ये कोई आपातकाल नहीं है। ऑप्शन संख्या डी क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सी शर्त भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अनिवार्य नहीं बताएगा। तो राष्ट्रपति अगर बनना है तो कौन सी योग्यता अनिवार्य नहीं है, तो क्या हो जाएगी, तो भारत का नागरिक हो, ये तो जरूरी है। ठीक है, लाभ का पद धारण ना करते हो, तो ये भी ठीक है, ये भी जरूरी है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, तो ये भी महत्वपूर्ण है। संसद में 10 वर्ष का अनुभव ऐसा जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति बनने के लिए संसद में 10 साल का अनुभव ऐसा जरूरी नहीं। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, 10 साल जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको एक अनुच्छेद भी दिख रहा है, इसको भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में क्या है, तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की बात की गई। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की क्या है, योग्यता की बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति क्या हो, भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ क्या है, तो इसके साथ ही साथ भारत सरकार या फिर किसी भी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, सदस्य ना हो, तो ये सब क्या है, तो ये सब राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, भारत में
देश का सर्वोच्चतम या सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? तो सर्वोच्च अगर हम लोग बात करेंगे तो देश में सर्वोच्च कौन है? आप आंसर करोगे कौन हो जाएगा? तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। देश के सर्वे सर्वा कौन है? तो राष्ट्रपति हैं, इन्हीं के नाम से सारे काम किए जाते हैं। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ए आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राष्ट्रपति के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो वह प्रधानमंत्री और मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री और उनके जो अन्य मंत्री लोग हैं तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करती है, तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। वह रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, ये गलत है। ठीक है, वही करेगा। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो इसकी घोषणा कौन करेगा? तो इसकी घोषणा जो है वो राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी हमारा गलत आंसर हो जाएगा और गलत ही हमको बताना था। ठीक है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख कहिए, औपचारिक प्रमुख कहिए, नाम मात्र का प्रमुख कहिए, सब कुछ क्या होगा? सब कुछ हमारे राष्ट्रपति महोदय ही होंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो राष्ट्रपति महोदय हो जाएंगे। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? तो क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में, तो आप आंसर करोगे एंग्लो इंडियन या फिर आंग्ल भारतीय। लेकिन आपको याद रखना है कि 104वें संशोधन से अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्या किया गया? तो 104वें संशोधन से अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो ये एक चीज आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय, ठीक है, क्या हो जाएगा? जो एंग्लो इंडियन के जो 2 सदस्य होते थे उन्हें लोकसभा में मनोनीत कर सकते थे, लेकिन 104वें संशोधन से इस व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा? तो संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार जो राष्ट्रपति महोदय हमारे, वो 2 एंग्लो इंडियन को, आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार उनके पास था। ठीक है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में अपना अनुभव रखते हो, दक्षता रखते हो। ठीक है, लेकिन इनको क्या किया गया? इनको वर्तमान में 104वें संशोधन और 126वें विधेयक के द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय जो मनोनीत होते थे उनके मनोनयन को समाप्त कर दिया गया, मतलब अब मनोनीत नहीं होंगे। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने, स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का और उसे स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करेंगे? संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकते हैं और क्या कर सकते हैं? उसे स्थगित भी कर सकते हैं। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? डी आंसर कर दोगे। और किस अनुच्छेद में बात कही गई? अनुच्छेद 85 में कही गई। ठीक है, कहां पर? तो अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो संसद के क्या करेंगे? तो संसद के सदनों को आहूत भी कर सकते हैं और स्थगित भी कर सकते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में? ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 60 में शपथ होगी और अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग है। 60 में हम लोग शपथ दिलाएंगे और 61 में महाभियोग लगा करके उनको उनके पद से हटा देंगे। तो 61 पे क्या है? महाभियोग है। महाभियोग के संदर्भ में एक और चीज आपको याद रखनी है कि महाभियोग जो है ये क्या होती है? ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, पूरी तरीके से न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बी आंसर कर देंगे। ठीक, भारतीय संविधान के किस प्रकार के अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया? तो हम लोग कर चुके हैं वही प्रश्न, फिर से आपसे आपके सामने आप आंसर कर दोगे अनुच्छेद 61 को। ठीक है, किसको? तो अनुच्छेद 61 को। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन से मंत्री का गठन नहीं कर सकते हैं? तो बताइएगा कौन से मंत्री हैं? तो अगर हम लोग बात करें, देखो राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो उप मंत्री होते हैं। ठीक है, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, स्थानीय सरकार के मंत्री नहीं होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो स्थानीय सरकार के मंत्री नहीं होते हैं। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति महोदय करते हैं? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो किस अनुच्छेद के तहत ये बात कही गई है? आंसर कर दोगे आप अनुच्छेद 74। ठीक है, क्या? अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि जो संघीय कार्यपालिका, अगर हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, याद रखेंगे, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है।
ठीक है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी जिसकी सलाह से राष्ट्रपति जो है अपने कर्तव्यों का, अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? क्या हो जाएगा, कौन सा राज्य जहां पर कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? तो आप आंसर करोगे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है। ठीक है, किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से भारत के जो राष्ट्रपति लोग हैं उनका अवरोही क्रम आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, उनका क्या करना, अवरोही क्रम आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, अवरोही क्रम आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो आपको पता है जाकिर हुसैन जो है तो ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, जाकिर हुसैन की अगर हम लोग बात करें तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और ये सबसे पहले आएंगे, 3 नंबर सबसे पहले आएगा। और 3 नंबर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्या हो रहा है, आपसे क्या कह रहा है? अच्छा, आपसे क्या कह रहा है? आपसे अवरोही क्रम कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? आपसे अवरोही क्रम कह रहा है ना, अवरोही क्रम कर रहा है। तब फिर हम लोग क्या करेंगे, तो आपका जो सबसे पहले आ जाएंगे वो कौन आ जाएंगे, तो आप आ जाएंगे ज्ञानी जैल सिंह आ जाएंगे। ठीक है, अगर बढ़ते क्रम में कहता तो फिर बढ़ते क्रम में अगर कहता तो सबसे पहले आपके जाकिर हुसैन आते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जाकिर हुसैन होते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, घटते क्रम में कह रहा है। घटते क्रम में कहेंगे तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे, ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन संख्या आप क्या कर दोगे, डी आंसर कर दोगे, 4 2 1 3। ठीक है, सबसे पहले कौन, ज्ञानी जैल सिंह होंगे। इसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी होंगे जो निर्विरोध चुने गए थे। इनके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन हो जाएंगे, फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे। और सबसे पहले जो बने थे तो वो कौन हो जाएंगे, तो जाकिर हुसैन हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के 3रे नंबर के राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं बताऊं आप लोगों को, यहाँ पर कुछ चीजें भी है जिनको देख लो जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, स्किप नहीं करते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ज्ञानी जैल सिंह जी की बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह को याद रखिएगा, इन्होंने सबसे पहले पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। और आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किसने किया था, तो आप आंसर करोगे ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किसके संदर्भ में, तो भारतीय डाकघर के संदर्भ में। भारतीय डाकघर जो विधेयक था उसके संदर्भ में सबसे पहले पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किसने किया है, ज्ञानी जैल सिंह ने किया है। तो ये एक प्रश्न बन जाता है। नीलम संजीव रेड्डी से भी एक प्रश्न बन जाता है। ये भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो क्या हुए थे, जो निर्विरोध चुने गए थे। ये प्रश्न भी आपसे खूब पूछा जाता है। भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, तो क्या आंसर करोगे, तो नीलम संजीवा रेड्डी कर दोगे। ठीक है, फखरुद्दीन और अली अहमद, और क्या हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन की अगर हम लोग बात करें, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन की बात करें तो याद रखिएगा ये 2 मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और इन दोनों लोगों की मृत्यु इनके कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक सिमिलरिटी है इन दोनों लोगों में। अगर हम लोग बात करेंगे तो एक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है, ये फखरुद्दीन अली अहमद जो है और जाकिर हुसैन ये दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, पहली बात। और दूसरी चीज अगर हम लोग बात करेंगे तो इन दोनों लोगों की मृत्यु इनके कार्यकाल में हुई थी। वहीं जाकिर हुसैन के संदर्भ में आपको एक बात और याद रखना है कि ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, यहाँ पर अगर लोग क्रम की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बढ़ते क्रम की बात करें तो आप देखोगे क्या हो रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले कौन, जाकिर हुसैन आएंगे। ठीक है, कौन आएंगे, तो सबसे पहले जाकिर हुसैन आएंगे। देखो, सबसे पहले जाकिर हुसैन थे। जाकिर हुसैन के बाद यहाँ पर आपको फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद के बाद अगर हम लोग बात करें नीलम संजीव रेड्डी और सबसे बाद में ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, तो आपको यहाँ पर घटते नहीं बढ़ते क्रम में लिखना था। ठीक है, ये याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद पर कौन काम करेगा, ये भी बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ना हो, तब राष्ट्रपति के पद पर काम कौन करेगा, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, कौन होगा, तो जो चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा, तो वो क्या करेगा, तो वो राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, ये राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाने का काम करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय चक्र की मतगणना किस राष्ट्रपति के लिए करनी पड़ी, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। द्वितीय चक्र की मतगणना किस राष्ट्रपति के संदर्भ में, तो आप आंसर कर दोगे वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति जिनके लिए
जिनके लिए द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ी। ठीक है, तो वीवी गिरी ऑप्शन संख्या याद रखिएगा। अच्छा, वीवी गिरी से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, वीवी गिरी की अगर हम लोग बात करें तो वीवी गिरी के संदर्भ में देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो वीवी गिरी क्या हो जाएंगे, तो वीवी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति जिनके लिए द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ी। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो वीवी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। ठीक है, आयरलैंड के क्या किया, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। इसके अलावा याद रखिएगा ये ट्रेड यूनियन मजदूर संघ से भी संबंधित है। आपसे पूछा जाता है कौन से अगर हम लोग बात करें कौन से राष्ट्रपति हैं जो ट्रेड यूनियन मजदूर संघ से संबंधित है, तो आप आंसर करोगे वीवी गिरी। आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिए, वीवी गिरी। द्वितीय चक्र की मतगणना करानी पड़ी, वीवी गिरी। और भारत के अगर आपसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति पूछा जाए तो भी आप आंसर करोगे क्या, वीवी गिरी। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो आप आंसर करोगे वीवी गिरी। ठीक है, आगे बढ़े। निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, क्या आंसर करोगे, तो किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदय नहीं करते हैं, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदय नहीं करते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यों के राज्यपाल। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल लोग करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं, तो राज्यपाल लोग करते हैं। तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अनुच्छेद 164 आप याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 164 आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164 में बताया गया कि जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। पहली महिला राष्ट्रपति अगर हम लोग बात करें तो कौन हो जाएंगी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगी। और दूसरी महिला राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी है, जो कि वर्तमान में है। तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरी महिला अगर हम लोग बात करेंगे तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है, क्या हो जाएगा, तो संघ की अगर हम लोग रक्षा प्रमुखों की बात करें तो रक्षा बल है तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप राष्ट्रपति कर दोगे। ठीक है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों की अगर हम प्रमुख की बात करेंगे, सर्वोच्च कमांडर की बात करेंगे, तो आप राष्ट्रपति कर दोगे। भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, तो वही प्रश्न। अच्छा, भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है। अच्छा, ये उस समय का प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय जो राष्ट्रपति रहे होंगे वही रहे होंगे। तो अगर हम लोग बात करेंगे सर्वोच्च कमांडर, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रणब मुखर्जी थे। ठीक है, कौन थे, तो उस समय अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति कौन थे, प्रणब मुखर्जी थे। तो प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे। देखो, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है, और दलबीर सिंह की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या थे, तो दलबीर सिंह सुहाग जो थे, तो ये थल सेना प्रमुख थे। सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रणब मुखर्जी। भारत के राष्ट्रपति कौन थे, प्रणब मुखर्जी। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। तो इसी तरीके से राष्ट्रपति वाला भी चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी राष्ट्रपति से बहुत सारे प्रश्न बनने बाकी हैं और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। सेशन को जाने से पहले लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।